तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो कूलाम का नियम देखेंगे। कूलाम का नियम, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया? किसने दिया है? तो चार्ल्स कूलाम ने। चार्ल्स कूलाम ने आकर्षण और प्रतिकर्षण, दो आवेशों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का नियम दिया। चार्ल्स कूलाम के नियम के अनुसार देखो, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल, मान लो Q1 Q2 यहाँ पर क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, इनके देखो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्युत वाहक बल बराबर, यहाँ पर के हमारा कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो। या फिर इसे हम 9 × 10⁻⁹ इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ लिया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत जनित्रों, ट्रांसफार्मरों की बात करें या फिर विद्युत जनित्रों की बात करें, इनका कार्यप्रणाली जो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से प्रवाहित होकर चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन के दर के बराबर होती है। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर डी जीरो क्या है, डी फाइव क्या है? परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स। और विद्युत वाहक बल, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और के यहाँ पर हमारा नियतांक है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा हेतु लेंज का नियम लागू होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा, विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका नियम, किस नियम से? लेंज के नियम से हम विद्युत वाहक बल की दिशा यहाँ पर ज्ञात होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल क्या है? तो किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल की बात करें तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। हम देख चुके हैं किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्रफल दूरी के वर्ग के साथ घटता है। देखो दूरी के साथ बढ़ता है। अभी हमने यहाँ पर जो देखा, देखो मैं यहाँ पर देख चुके हैं ये फार्मूला, F इज इक्वल टू क्यू वन क्यू, यहाँ पर लिख लेता हूँ, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर के, हमारे यहाँ पर के क्या है? नियतांक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, कोई बात नहीं, के यहाँ पर क्या है? नियतांक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोल रहा है दूरी के साथ बढ़ता है। अब देखो ये क्या दूरी के साथ बढ़ रहा है? तो दूरी के साथ नहीं बढ़ रहा, बल्कि दूरी के वर्ग के साथ घटता है। बट घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये गलत है हमारा, क्योंकि आर के डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसलिए से दूरी के घन के साथ घटता है। अब देखो घन तो है, दूरी के घन के साथ घटता है नहीं, घन ये क्यूब थोड़ी है, ये तो वर्ग है। दूरी के साथ घटता है, दूरी के साथ घटता है पर लेकिन वर्ग के साथ, दूरी के वर्ग के साथ, तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। जब ये फार्मूला हमें याद होगा ना, तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। बोल रहा है किसी आवेशों का विद्युत क्षेत्र बल, यानी कि इन दोनों में से दोनों में किन्हीं आवेशों का विद्युत क्षेत्र बल ये जो है किस पर निर्भर करता है? तो इनकी दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ठीक है, देखो कूलाम का नियम यहाँ पर फिर से आ गया। दो आवेश मान लो Q1 और Q2 के मध्य दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। हम देख चुके हैं आवेशों के मध्य की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, देखो आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। F इज इक्वल टू Q1, देखो यहाँ पर क्या के का मान क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर लिख सकते हैं Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डी मतलब दूरी का, है ना।
यहाँ पर वायु की विद्युतशीलता जिसका मान कितना है 8.854 इंटू 10⁻12 और वायु के सापेक्ष चुंबकीयशीलता यहाँ पर माना हुआ है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम का नियम हम देख चुके हैं। देखो दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के गुणनफल, देखो आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के समानुपाती होता है आवेशों गुणनफल के, लेकिन उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो आवेशों के यहाँ पर बोल दिया आवेशों की मात्रा के गुणनफल के साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये इकट्ठा बोल दिया इसलिए से गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती, ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि उनकी आवेशों की मात्रा के जो है अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हम देख चुके हैं, ठीक है। सन 1785 ईस्वी में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण के संदर्भ में एक नियम दिया, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है। कूलाम के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं विद्युत परिपथ जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण क्या है। श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण की बात करें तो सजावटी लाइटें, जो डेकोरेशन लाइट होती हैं वो क्या होती हैं, श्रेणी क्रम में लगी होती हैं, जैसे कि एक बल्ब यहाँ पर फिर एक बल्ब यहाँ पर, मतलब एक ही तार से जुड़ी होती है ना, ये सब श्रेणी क्रम में है। और समानांतर क्रम में श्रेणी क्रम को हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह हम श्रेणी क्रम को जोड़ते हैं, जबकि समानांतर क्रम को 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह हम समानांतर क्रम को जोड़ते हैं। सजावटी लाइटें श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। परिपथ में देखो श्रेणी क्रम में ऐसा होता है, अगर जो एक लाइट फ्यूज हो गई ना तो सभी लाइटें बंद हो जाती हैं, है ना। लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता। समानांतर क्रम में जैसे घर की लाइट क्या है, घर की लाइट कैसी होती है, समानांतर क्रम में लगी होती है ना। देखो सजावटी लाइटें श्रेणी क्रम का एक उदाहरण है। परिपथ में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक में समान धारा प्रवाहित होती है। देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान और वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। और इसका उल्टा समानांतर क्रम में धारा क्या होती है, भिन्न होती है लेकिन वोल्टेज समान होता है, ठीक है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत की बात करें तो विद्युत धारा की उत्पन्न ऊष्मा पर निर्भर करती है, ठीक है ना। एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्यूज तार का प्रयोग विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभार के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान तापमान के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती हैं। किस रूप में, ऊष्मा के रूप में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो वहां पर क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, है ना, तार में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के रूप में हानि होती है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, एक लघु परिपथ में धारा क्या होगी, अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। एक लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट जब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वो है, ठीक है, ऐसा है, ये ऐसा, यहाँ पर बैटरी वगैरह लगी हुई है, ठीक है, प्लस माइनस। अब देखो एक यहाँ से है जहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर
प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है एक। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्या होगा, जो धारा आएगी ना, धारा आएगी इस रास्ते से जाएगी, ना कि इस रास्ते से, क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध है। इधर साइड से इसको शॉर्ट सर्किट, यहाँ यहाँ से सीधे जो है चली जाएगी करंट, इधर से नहीं जाएगी, इधर से जाएगी, डायरेक्ट जाएगी तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ऐसे। एक लघु परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, प्रायः खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी दो विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है और अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण पिघलकर टूट जाते हैं। इसे लघु परिपथ कहा जाता है। ये बात करते हैं, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होती है। देखो श्रेणी समायोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा क्या होगी, उनकी मोटाई के समानुपाती होगी, उनके प्रतिरोध के समानुपाती होगी, क्या होगा, तो सभी प्रतिरोधों के बराबर होगी, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के बराबर होगी। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा की बात करें तो सभी प्रतिरोधों में बराबर होगी। धारा हमेशा समान होती है, हम देख चुके हैं धारा समान होती है, जबकि वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग होती है श्रेणी क्रम में। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। प्रतिरोध का मान ओम होता है और ओम का सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। तो किसके समतुल्य, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। देखो कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है। अब देखो समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में धारा भिन्न भिन्न होती है, वोल्टेज समान होता है, ठीक है। देखो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करके, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करके जो है समानांतर क्रम में संयोजित करने पर इसके समतुल्य होगा। आगे बात करते हैं, कई प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजित करने को चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर समान लंबाई की दिशा में चालक तार के प्रतिरोध में कमी आती है, ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल परिणामी प्रतिरोध की बात करें तो सबसे कम माना जाता है, प्रतिरोध के मान से भी कम प्राप्त। अब देखो यहाँ पर बात करें, अगर जो हम श्रेणी क्रम में किसी उपकरण को जोड़ते हैं तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा, और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब फ्यूज तार जो है, इसके बाद बात करते हैं, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है ना, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो यहाँ पर हमारे जो है दोनों करेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ठीक है। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में किसी उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, अर्थात विद्युत परिपथ को लघु पतन तथा अतिभारण से होने वाली हानि से बचाने के लिए विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। यह टिन और लेड की मिश्र धातु से बना होता है। आगे बात करते हैं, समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समांतर श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, समानांतर परिपथ के संबंध में देखो धारा समानांतर बात करें, धारा अलग अलग होती है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, धाराओं से हमेशा कम होता है, अलग धाराओं से देखो धारा अलग अलग धाराओं से हमेशा कम होती है, तो यहाँ पर कम तो नहीं कह सकते। देखो और ऑप्शन देखते हैं, समानांतर परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है, गलत, विभवांतर हमेशा समान होता है, ये गलत लिखा हुआ है, हमें सत्य बताना है। समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध की बात करें, अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध जो होता है अलग अलग प्रतिरोध के योग से हमेशा अधिक नहीं, हमेशा कम होता है, श्रेणी क्रम में अधिक होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध की बात करें, अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है।
ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, सटीक है ना। देखो, एक विद्युत परिपथ समानांतर परिपथ तब बनता है जब इसमें विद्युत धारा, विद्युत प्रवाह के लिए कई पथ होते हैं। इस परिपथ में सभी वैद्युत घटक समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समानांतर परिपथ में जुड़े सभी उपकरणों के सिरों पर विभवांतर स्थिर रहता है। इस तरह के परिपथ का निवल प्रतिरोध, बात करें अलग अलग प्रतिरोधों के योग से, हमेशा कम होता है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह क्या होगा, गल जाएगा। अत्यधिक धारा बहेगी तो क्या होगा, गल जाएगा। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है और सभी उपकरण सुरक्षित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, त्योहार के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें यानी कि झालरें किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में, देखो श्रेणी क्रम में यहाँ क्या क्या याद रखना है, श्रेणी क्रम में धारा समान और वोल्टेज अलग अलग, ठीक है ना। धारा समान, वोल्टेज अलग अलग, झालर लाइट जो है वो श्रेणी क्रम में लगी होती है। अगर जो एक बल्ब फ्यूज तो सभी सभी तो कोई बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम फ्यूज, जो फ्यूज लगा होता है वो किस में लगा होता है, घर में जो फ्यूज लगा होता है वो श्रेणी क्रम में ही लगा होता है, ठीक है ना। अगर जो फ्यूज टूट गया तो पूरी घर की सप्लाई बंद, ठीक है। आगे बात कर, देखो त्योहार के समय मकानों तथा भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें यानी कि झालरें श्रेणी परिपथ का उदाहरण है। जब विद्युत परिपथ में दो या अधिक उपकरण या बल्ब इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उनमें एक ही धारा प्रवाहित हो तो इसे श्रेणी अथवा श्रेणी परिपथ कहा जाता है। इसके विपरीत तथा इसके विपरीत जिस परिपथ में सभी घटक समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं उसे समानांतर परिपथ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो घरों में प्रयोग होने वाले बिजली के उपकरण समांतर क्रम में विद्युत परिपथ से, जैसे घर की जो लाइट होती है, घर में लाइट, जैसे कि एक, अब आप देखते होंगे एक बल्ब फ्यूज होता है, क्या घर के पूरे बल्ब फ्यूज जाती है, नहीं फ्यूज होती है ना। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे झालर लगी हुई है, झालर में अगर जो एक बल्ब कोई फ्यूज हो गया तो पूरे बल्ब फ्यूज जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं विद्युत पारेषण लाइनों। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, किसका, तांबे तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत पारेषण लाइनों के लिए मुख्य रूप से तांबे तार का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तारों का उपयोग बिजली संचरण हेतु विद्युत वितरण लाइन आदि में किया जाता है। तांबे में उच्च विद्युत और तापीय चालकता होती है, साथ ही एल्युमिनियम की तुलना में तांबे के तार में विद्युत और चालकता के लिए सबसे कम प्रतिरोध होता है, इसलिए विद्युत पारेषणों में तांबे का उपयोग अधिक होता है। आगे बात करते हैं, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है, तो किसकी गति से, इलेक्ट्रॉनों की गति से। अगर जो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहे हैं तो धारा किधर बहेगी, धारा इसके विपरीत बहेगी, ठीक है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, जो कि एक क्या है, विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है, याद रखना है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड, कितने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं विद्युत वाहक बल का मान। अब देखो विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू बराबर कार्य बटे आवेश। देखो कार्य बटे आवेश, विद्युत भाग बल बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। विद्युत भाग बल बराबर कार्य बटे आवेश। देखो ऐसे बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे विद्युत सेल जनित ताप युग्म, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से W ऊर्जा प्राप्त होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल कार्य बटे, देखो कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का सही मात्रक कूलाम। देखो विद्युत वाहक बल बराबर क्या हो गया, जूल बटे कूलाम, है ना। आगे बात करते हैं किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है, तो विद्युत प्रवाह किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा।
और प्रति सेकंड कितना 6.65 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हम देख चुके हैं यहाँ पर एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में प्रवाहित होते हैं ना। देखो, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर होती है। देखो, धनावेश की गति की दिशा की ओर होती है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की गति अगर जो इधर है तो धारा गति किधर होगी, इधर होगी। धनावेश की गति की ओर दिशा की ओर होती है, मानी जाती है। इसका SI मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, ध्यान रखना। आरेख क्या प्रदर्शित करता है। अब देखो यहाँ पर आवेश मतलब आरेख जो है क्या प्रदर्शित करता है। देखो यहाँ पर जितने भी, देखो इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सभी मतलब इधर उधर घूम रहे हैं, मतलब क्या है, बंद परिपथ है। बंद परिपथ है कि नहीं, बंद खुले परिपथ भी हो सकता है। देखो खुला परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, देखो खुला परिपथ जो है खुला हुआ है, बंद नहीं, सॉरी बंद नहीं, खुला परिपथ है, इसलिए से खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं। ठीक है, आरेख खुले परिपथ के इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति को प्रदर्शित करता है। आगे बात करें, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, ध्यान से, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगी, धारा घट जाएगी। धारा क्या होगी, धारा घट जाएगी। वोल्टेज को स्थिर रख के बोल रहा है। वैसे हम जानते हैं कि श्रेणी परिपथ में धारा का मान अधिक होता है ना। श्रेणी परिपथ में धारा का मान अधिक होता है, सॉरी श्रेणी परिपथ में धारा समान होती है लेकिन वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। पर यहाँ पर कंडीशन देखिए बोल रहा है कि अगर जो हम वोल्टेज को स्थिर कर देंगे तो धारा हमारी भाई, धारा ऑब्वियसली सी बात है कि अगर जो हम वोल्टेज को स्थिर रखेंगे तो धारा हमारी घट जाएगी। देखो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा घट जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है। न्यूट्रल वायर यहाँ पर बोल रहा है, न्यूट्रल वायर तुम्हारा नीला रंग जो है न्यूट्रल वायर को दर्शाता है। देखो लाल रंग जो है वो विद्युत में यानी कि फेज को दर्शा रहा है। ठीक है, नीला काला क्या, नीला काला अर्थ को दर्शा रहा है, और हरा क्या दिखा रहा है, भूतार। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में डैश होता है। विद्युत परिपथ में क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत घटक, संयोजी तार, सेल यानी कि बैटरी और प्लग कुंजी, ये सभी होते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी होते हैं। जब किसी परिपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ कहा जाता है, जो कि विद्युत परिपथ की एक रूप है। विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख के रूप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं, विद्युत यानी कि परिपथ कनेक्शन किसके कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक संयोजन क्रम। ठीक है ना। सामान्यतः प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं, जबकि समानांतर क्रम में प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आगे बात करते हैं, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्ट धारा का अनुपात क्या होगा। तो वोल्टेज बंद विद्युत परिपथ में, बंद विद्युत परिपथ में बोल रहा है तो क्या होगा, स्थिर रहेगा। बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दृष्ट धारा का अनुपात क्या होगा, स्थिर रहेगा। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दृष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है यदि बंद विद्युत परिपथ में दृष्ट धारा सप्लाई देने पर प्रतिरोध परिपथ होगा तथा दोनों के प्रतिरोध परिपथ होगा तथा प्रतिबाध शून्य होगा। नोट में दिया हुआ कि एक बंद परिपथ का अनुपात आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसका, एक बंद परिपथ का अनुपात की बात करें तो किस पर, आवृत्ति पर, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यहाँ पर चित्र में दर्शाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विद्युत बल्ब कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब के लिए हम इस तरह का चिन्ह दर्शाते हैं। आगे बात करें, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं, हम देख चुके हैं श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होगा, समान रहेगा भाई, धारा समान रहेगी
और वोल्टेज भिन्न भिन्न रहेगा। धारा समान, यानी कि धारा समान और वोल्टेज भिन्न भिन्न, ठीक है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान एक समान और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। जबकि समानांतर क्रम में इसका उल्टा होता है, समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में धारा का मान भिन्न भिन्न और विभवांतर एक समान होगा। आगे बात करें, विद्युत धारा का मान सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचालित करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड से कोटिंग की होती है, ठीक है। देखो, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक अक्रिस्टलीय ताप सुघट्य कठोर पदार्थ है जिस पर ऊष्मा तथा रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका प्रयोग घरों में बिजली के वायर, पाइप, केबल, इंसुलेटर, फर्श पर बिछाने वाले